सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। हेलो एवरीवन, आई एम इंदु। वेलकम टू परिष्कार फैमिली। एज वी ऑल नो कि आपके सीबीएसई के जो है वो बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, सो हम आपके लिए लेके आए हैं सीबीएसई के मॉडल पेपर एंड टुडे विल जो डिस्कस द इकोनॉमिक्स पेपर। सो लेट्स बिगिन। ओके, एज यू ऑल नो कि आपके इकोनॉमिक्स में जो है वो दो सेक्शन होंगे। सेक्शन ए विल कंटेन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेक्शन बी विल गो विद इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, सो इस पेपर में जो है वो 20 MCQs क्वेश्चंस होंगे एंड 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे, जिसे आपको 60 to 80 वर्ड्स में जो है वो डिस्क्राइब करना है। एंड दिस पेपर विल कंटेन 6 शॉर्ट आंसर्स, जिन्हें आपको जो है वो 80 to 100 वर्ड्स में जो है वो आंसर करना है। एंड 4 लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स, और उन्हें जो है वो आपको 100 to 150 वर्ड्स में जो है वो आंसर करना है। सो लेट्स बिगिन विद आवर MCQ सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1, डैश इज एन इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फॉर लेंडिंग पर्पज। ओके, ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूट है जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है फॉर लेंडिंग पर्पज, तो आगे फर्दर जो है वो क्रेडिट जो है वो देने के लिए। सो वी हैव ऑप्शन नंबर ए कमर्शियल बैंक, ऑप्शन बी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ऑप्शन सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो द करेक्ट आंसर विल बी कमर्शियल बैंक। सो कमर्शियल बैंक्स जो है वो बेसिकली क्या होते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जो दो प्राइमरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। प्राइमरी फंक्शन कौन सा, पहला एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड सेकंड फंक्शन इज लेंडिंग पर्पस के लिए उस डिपॉजिट को जो है वो आगे फर्दर क्रेडिट पे देना। क्वेश्चन नंबर 2, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। हमें 2 स्टेटमेंट दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमें आंसर देना है कि स्टेटमेंट इनमें से कौन सी गलत है या कौन सी सही है। सो स्टेटमेंट 1 इज एक्सपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज बाय इंडिया will be recorded on credit side of current account, and statement 2 is foreign direct investment in India will be recorded on credit side of capital account. Okay, so first of all जो है वो हमें ये पता होना चाहिए कि करंट अकाउंट जो है वो क्या होता है। तो करंट अकाउंट में जो है वो सारी ट्रांजेक्शन्स आती है जो हमारी जो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं, ओके, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हैं, सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर यूनिलेटरल ट्रांसफर्स हैं, सो वो सारी ट्रांजेक्शन्स जो है वो हम करंट अकाउंट में जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। और जो हमारा कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट में वो ट्रांजेक्शन्स आती हैं जिनसे हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज जो होती हैं उन पे इम्पैक्ट हो, या हमारी एसेट्स जो है वो इंक्रीज हो या लाइबिलिटीज इंक्रीज हो, या फिर दोनों जो है वो डिक्रीज हो। सो क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है कि अगर हमने एक्सपोर्ट की है फाइनेंशियल सर्विसेज, तो अगर हम फाइनेंशियल सर्विसेज बाहर किसी कंट्री को दे रहे हैं, सो वो कंपनी जो है वो बदले में हमें पे करेगी। तो जो भी पेमेंट हम रिसीव करते हैं, जो मनी हम रिसीव करते हैं, वो हमेशा क्रेडिट साइड पे ही जो है वो रिकॉर्ड की जाती है। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, और स्टेटमेंट 2 जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया विल बी रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंडिया में जो है वो इन्वेस्टमेंट आ रही है, सो बेसिकली मनी जो है वो इंडिया में आ रही है, तो वो भी क्रेडिट साइड पे जो है वो रिकॉर्ड होगी। बट क्या वो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगी या फिर वो करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगी? तो अगर कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है तो वो जो है वो हमेशा कैपिटल अकाउंट में ही रिकॉर्ड होती है। सो द आंसर विल बी ऑप्शन सी, बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 3, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। स्टेटमेंट 1, नेट इन्वेस्टमेंट इज अ स्टॉक कंसेप्ट। स्टेटमेंट 2, कैपिटल इज अ फ्लो कंसेप्ट। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो स्टॉक कंसेप्ट है वो क्या होता है। स्टॉक कंसेप्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसा डेटा जो हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टडी करते हैं, ओके। और जो फ्लो कंसेप्ट होता है उसमें हम पीरियड ऑफ टाइम पे जब कोई डेटा की स्टडी करते हैं। सो ऑप्शंस हमारे पास है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। स्टेटमेंट 1 is false and statement 2 is true. Both statements 1 and 2 are true and both statements 1 and 2 are false. तो जो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट है वो स्टॉक कंसेप्ट होता है या फिर नहीं होता है। तो जो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट है उसको हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ही स्टडी करते हैं, तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। और जो कैपिटल है, कैपिटल हम एंटायर जो ईयर है हमारा, जो पीरियड ऑफ टाइम पे स्टडी करते हैं। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, मनी सप्लाई इन इंडिया में इंक्रीज इफ। ओके,
फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो मनी सप्लाई जो है वो उसका मतलब क्या होता है? मनी सप्लाई का मतलब होता है कि हमारी कंट्री में जो भी हाउस होल्ड है और जो हमारे फर्म है उनके पास जो है वो कितना पैसा है इन कैश, इन बैंक डिपॉजिट, ठीक है, इंक्लूडिंग कॉइन्स। तो मनी सप्लाई इंडिया में किन किन रीजन से जो है वो इंक्रीज हो सकती है? तो फर्स्ट है हमारे पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंजेक्ट्स मोर मनी इन सर्कुलेशन। जो हमारा सर्कुलर फ्लो होता है मनी का, अगर उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो और मनी इंजेक्ट कर दे, तो अगर सर्कुलर फ्लो में और मनी इंजेक्ट होती है तो इट विल इंक्रीज मनी सप्लाई इन द कंट्री। तो फर्स्ट होगा। सेकंड, द कमर्शियल बैंक्स एक्सपेंड देयर क्रेडिट ऑपरेशन। क्रेडिट ऑपरेशन का मतलब होता है, मेन कमर्शियल जो बैंक्स होते हैं उनका काम क्या होता है? क्रेडिट को क्रिएट करना। तो अगर वो क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस को एक्सपेंड कर देते हैं तो उससे भी मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज होगी। तो ऑप्शन 2 भी उसमें इंक्लूड होगा। थर्ड जो है वो टैक्स रेट्स आर रिड्यूस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। टैक्स रेट रिड्यूस होने का मतलब क्या है? कि आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो इंक्रीज हो जाना। तो गवर्नमेंट अगर टैक्स रेट रिड्यूस करेगी तो उससे भी मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज होगा। एंड फोर्थ ऑप्शन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीजेज द बैंक रेट। ओके, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक रेट इंक्रीज करती है तो उससे क्या होगा? मनी सप्लाई जो है वो कम होगा। सो फोर्थ ऑप्शन जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी 1, 2 एंड 3। Okay, let's move to question number 5. Suppose following data is presented for an imaginary economy, all figures in rupees करोड़। हमें जो है वो विजिबल एक्सपोर्ट और विजिबल इम्पोर्ट्स जो है वो दिए हुए हैं 2010 एंड 20 के डेटा दिया हुआ है। तो आइडेंटिफाई विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द पीरियड 2010 to 20 इज करेक्ट। ओके, सो इनमें से जो है वो ये हमें बैलेंस ऑफ ट्रेड BOT जो है वो दिया हुआ है। एंड BOT को हम मेजर कैसे करते हैं? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो बेसिकली 2010 था उसमें जो हमारे विजिबल आइटम्स का एक्सपोर्ट था वो था 280 एंड विजिबल आइटम का इंपोर्ट था 240। तो इट मीन्स जो हमारा 2010 है उसमें पॉजिटिव BOT है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट जो है वो क्या कर रहे हैं? ज़्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट जो है वो कम कर रहे हैं। 2020 में एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं 580 और जो विजिबल आइटम्स का इंपोर्ट हम कर रहे हैं वो है 460। तो यहाँ पे भी जो है वो हमारा क्या है? पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा, क्योंकि हम यहाँ पे एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा कर रहे हैं और इंपोर्ट जो है वो कम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये फिगर्स जो है वो हमें क्या शो कर रहे हैं? कि देयर इज एन इम्प्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। असर्शन एंड रीजनिंग जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। तो असर्शन है, सेविंग कर्व मेक्स अ नेगेटिव इंटरसेप्ट ऑन द वर्टिकल एक्सिस एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। जो हमारी सेविंग कर्व है वो एक नेगेटिव इंटरसेप्ट जो है वो बनाती है वर्टिकल एक्सिस, एक्स एक्सिस जो है उस पे जीरो लेवल ऑफ इनकम पे। मतलब जब हमारी इनकम जीरो होगी उस टाइम पे जो है वो सेविंग हमारी क्या होगी? नेगेटिव होगी। रीजन जो है वो क्या है? सेविंग फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। सो जो फंक्शनल रिलेशन है उसका मतलब क्या होता है? कि जो सेविंग है वो इनकम का पॉजिटिव फंक्शनल रिलेशन है। दैट मीन्स इनकम अगर हमारी इंक्रीज होती है तो हमारी सेविंग जो है वो भी इंक्रीज होगी। तो दोनों स्टेटमेंट जो है असर्शन एंड रीजनिंग दोनों ही करेक्ट है, बट क्या जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का? सो द आंसर विल बी नो, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, बट जो रीजन है वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को। सो द आंसर विल बी B, both A and R are true and R is not the correct explanation of assertion. Okay, next question. Inventory is a dash concept whereas the change in inventory is a dash concept. तो अभी अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था कि स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट। तो स्टॉक कंसेप्ट का मतलब क्या होता है? कि जब हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब डेटा देखते हैं या पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं। और फ्लो कंसेप्ट क्या होता है? जब हम एक पीरियड ऑफ टाइम पे जो है वो बात करते हैं। तो इन्वेंट्री जो होता है, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। तो स्टॉक जो है वो एक क्या फ्लो कंसेप्ट है या फिर स्टॉक कंसेप्ट है। और जो हमारा चेंज इन इन्वेंट्री है, चेंज इन स्टॉक है, वो हमारा फ्लो कंसेप्ट है या स्टॉक कंसेप्ट है। सो द आंसर विल बी ए। जो इन्वेंट्री होता है वो हमेशा स्टॉक कंसेप्ट होता है और जो चेंज इन इन्वेंट्री होता है वो हमेशा फ्लो कंसेप्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ फॉर्मूला फ्रॉम द फॉलोइंग कॉलम 1 and 2। हमें जो है वो करेक्ट जो हमारा फॉर्मूला है, पेयर है फॉर्मूला का, वो आइडेंटिफाई करना है गिवन 4 ऑप्शंस में से। सबसे फर्स्ट,
करंट अकाउंट सरप्लस, तो करंट अकाउंट सरप्लस का मतलब क्या होता है कि हमारी क्रेडिट साइड जो है वो ज़्यादा है और हमारी डेबिट साइड जो है वो कम है, तभी जो है वो सरप्लस आएगा। तो इसका जो है वो कॉलम 2 में रिसिप्ट जो है वो कम है पेमेंट से, इसका मतलब ये करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी करंट अकाउंट सरप्लस, तो करंट अकाउंट सरप्लस सेम, तो यहाँ पे रिसिप्ट ज़्यादा है और पेमेंट जो है वो आपकी कम है। सो द आंसर विल बी बी, बिकॉज सरप्लस जो है उसमें क्रेडिट साइड हमेशा ज्यादा होती है डेबिट साइड से। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। एन इंडियन रियल एस्टेट कंपनी रिसीव्स रेंट फ्रॉम गूगल इन न्यूयॉर्क, दिस ट्रांजेक्शन वुड बी रिकॉर्डेड ऑन डैश साइड ऑफ डैश अकाउंट। कोई रियल एस्टेट इंडियन कंपनी है रियल एस्टेट जो कि रेंट रिसीव कर रही है गूगल से न्यूयॉर्क में। सो ये ट्रांजैक्शन जो है वो आपकी करंट अकाउंट में होगी, कैपिटल अकाउंट में होगी, और कौन सी साइड होगी, क्रेडिट साइड होगी और वेदर या डेबिट साइड होगी। सो द करेक्ट आंसर विल बी कि जो हमें अगर इनकम रिसीव हो रही है तो वो हमेशा क्रेडिट साइड में ही रिकॉर्ड होती है और ये करंट अकाउंट में होगा। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। The impact of excess demand under Keynesian theory of income and employment in an economy are, okay, एक्सेस डिमांड का केन्स ने जो है वो एक थ्योरी दी थी हमें, जहां पे इन्होंने जो है वो बोला था कि एक इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम जो है वो तभी आएगा जब हमारा एडी जो है वो एएस के इक्वल होता है, और सेकंड इनकी जो लो थी उसके अकॉर्डिंग एस जो है वो आई जो इक्वल होगा, उस केस में जो है वो इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम जो है वो हम अटेन करेंगे। तो किन्स के थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एक्सेस डिमांड है एक इकोनॉमी में, उसका इम्पैक्ट जो है वो क्या होगा। एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है कि जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है वो एक्सीड कर रही है एग्रीगेट सप्लाई को। तो अगर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो जाती है एग्रीगेट सप्लाई से, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, द प्राइस विल इंक्रीज। ओके, सो हमारे पास गिवन ऑप्शंस जो है वो क्या क्या है। फर्स्ट, डिक्रीज इन इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड जनरल प्राइस लेवल। अभी जस्ट जो है वो हमने बात की थी कि जब भी एडी जो है वो ग्रेटर देन एएस होता है तो इट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन प्राइस। तो इसका मतलब जो जनरल प्राइस लेवल है वो डिक्रीज नहीं होता है। सो ए विल नॉट बी द आंसर। बी, डिक्रीज इन नॉमिनल इनकम बट नो चेंज इन रियल आउटपुट। ओके, ऑप्शन सी, इंक्रीज इन इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड जनरल प्राइस लेवल, और डी, नो चेंज इन आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट बट इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। जब भी एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारी जो है वो एडी कर्व होती है, ठीक है, ये जो है वो हमारी एएस कर्व होती है, ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो है वो हम ये मान के चलते हैं कि वहाँ पे जितना हमारा एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो सकता था हमने इंक्रीज कर दिया, आउटपुट जितना इंक्रीज हो सकता था हमने इंक्रीज कर दिया। तो इक्विलिब्रियम के बाद भी अगर हमारी एडी ज़्यादा होती है एएस से, तो उस केस में जो है वो हम आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी नो चेंज इन आउटपुट एम्प्लॉयमेंट बट इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। और जनरल प्राइस लेवल इसलिए इंक्रीज होंगे क्योंकि जब भी डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो हमेशा जो है वो प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। स्टेट विद वैलिड रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है या गलत है, रीजंस के साथ जो है वो हमें एक्सप्लेन करना है। तो स्टेटमेंट ए, ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस एंड ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आर वन एंड द सेम थिंग। ये क्वेश्चन जो है वो हमसे नेशनल इनकम से पूछा गया है कि जो ग्रोस वैल्यू एडेड होता है हमारा, ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, और जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जीडीपी एट एमपी, ये दोनों जो है वो सेम ही जो है वो स्टेटमेंट होती है, सेम ही चीज़ होती है। तो ये जो है वो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज जो जीडीपी एट एमपी होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस होता है, वो समीशन होता है ग्रोस वैल्यू एडेड का। जितनी भी हमारे कंट्री में, हमारी इकोनॉमी में जो फर्म्स है, उन सबकी जो ग्रोस वैल्यू एडिशन है, उन सबका समीशन जो है वो इक्वल होता है जीडीपी एट एमपी की। मतलब ए स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट नहीं है। स्टेटमेंट बी, इंटरमीडिएट गुड्स आर ऑलवेज ड्यूरेबल इन नेचर। ओके, इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी प्रोडक्शन प्रोसेस में अगर हम उनको यूज करते हैं तो उनकी आइडेंटिटी जो है वो खत्म हो जाती है। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल है, तो क्या इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो हर बार जो है वो ड्यूरेबल नेचर के होते हैं? तो ये स्टेटमेंट भी जो है वो करेक्ट नहीं है। ओके,
तो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे जो जीडीपी होता है वो हमेशा सम ऑफ ग्रोस वैल्यू एडेड होता है। जितनी भी हमारी फर्म है उन सबका जो ग्रोस वैल्यू एडिशन है, समीशन होगा, वो जीडीपी एट एमपी के इक्वल होता है। एंड बी स्टेटमेंट इसलिए फॉल है क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो हमेशा नॉन ड्यूरेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल जो होते हैं वो। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। Explain how exchange rate is determined under a free market exchange rate system. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सचेंज रेट जो है वो क्या होता है? तो एक्सचेंज रेट का मतलब होता है कि एक करेंसी जो है वो किस रेट पे जो है वो दूसरी करेंसी से एक्सचेंज होगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर 70 रुपीज जो है वो इक्वल है $1 के, सो 1 रुपी विल बी 1/70। तो ये जो है वो 1 रुपी की अगर डॉलर में वैल्यू देखें तो 0.413 जो है वो रुपीज होगी। ओके, सो इसे हम क्या बोलते हैं एक्सचेंज रेट पे, कि बेसिकली एक करेंसी जो है वो किस रेट पे दूसरी करेंसी से एक्सचेंज होगी अंडर अ फ्री मार्केट एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो फ्री मार्केट एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है कि एक ऐसा सिस्टम जहां पर करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे जो है वो रेट को हम आइडेंटिफाई करते हैं, रेट को डिफाइन करते हैं कि जो अगर डिमांड ज्यादा हुई तो रेट विल इंक्रीज, अगर डिमांड नहीं है आपकी करेंसी की या सप्लाई कम है तो रेट जो है वो इसके अकॉर्डिंग जो है वो फ्लक्चुएट होंगी। सो द आंसर विल बी equilibrium rate of exchange is established at a point where the quantity demanded and quantity supplied of foreign exchange are equal. हम इक्विलिब्रियम तभी अटेन कर सकते हैं जब हमारे फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है कि फॉरेन करेंसी की जब डिमांड और सप्लाई इक्वल होगी, उस केस में जो है वो हम इक्विलिब्रियम अटेन करेंगे। इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इफ डिसइक्विलिब्रियम अकर्स इट मे लीड टू सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। अगर डिसइक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है इकोनॉमी में तो इसका मतलब क्या है, वहां पे एक्सेस डिमांड है, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। और अगर डिमांड ज्यादा होगा सप्लाई कम होगा तो उससे क्या होगा, आपका एक्सचेंज रेट जो है वो चेंज हो जाएगा। द मार्केट मैकेनिज्म विल डराइव द एक्सचेंज रेट बैक टू द इक्विलिब्रियम लेवल। तो अगर इक्विलिब्रियम लेवल पे एक्सचेंज रेट नहीं है तो एक्सेस डिमांड की वजह से जो है वो मार्केट मैकेनिज्म जो है वो इस तरीके से काम करेगा कि जो हमारा एक्सचेंज रेट है वो वापस इक्विलिब्रियम लेवल पे जो है वो आ जाएगा। दिस implies that the free market forces of demand and supply will operate in such a manner that the equilibrium rate of exchange is automatically restored. इट मीन्स कि जो हमारा जो फ्री मार्केट फोर्सेज है, मार्केट फोर्सेज होता है डिमांड एंड सप्लाई, कि मार्केट फोर्सेज इस तरीके से काम करेगी, इस तरीके से ऑपरेट करेगी कि जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो रेट ऑफ एक्सचेंज का वो ऑटोमेटिकली जो है वो रिस्टोर जो है वो हो जाए। ओके, आई होप इट्स क्लियर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। As per the following news published in the Economic Times of 26 December 2021, Reserve Bank of India has sold government securities, okay, worth rupees 8710 crore in the secondary market over the last 4 weeks to drain out excessive liquidity. Identify the likely cause and the consequences behind this type of action plan of Reserve Bank. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया जा रहा है कि एक न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ पब्लिश हुई है, उसके अकॉर्डिंग आरबीआई ने जो है वो गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी है उनको जो है वो बेचा है, उनकी वर्थ थी 8710 करोड़। तो इससे जो है वो ताकि जो एक्सेसिव जो लिक्विडिटी है, एक्सेसिव जो कैश है, मनी सप्लाई है वो हम ड्रेन कर सके मार्केट से। तो इसके पीछे क्या रीजन है और जो इसके पीछे क्या कॉन्सिक्वेंसेज है ये हमें जो है वो एक्सप्लेन करना है। So the answer will be the given instance where RBI of Reserve Bank of India has sold government securities in the secondary market indicates towards inflation. Okay. आरबीआई जब भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को जो है वो मार्केट में जो है वो सोल्ड करेगी, आरबीआई जो है वो क्या होता है, जीरो कूपन बॉन्ड्स, हमेशा आरबीआई जीरो कूपन बॉन्ड्स जो है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे मार्केट में जो है वो या खरीदती है या फिर बेचती है। तो अगर आरबीआई ने जो है वो बॉन्ड्स को जो है वो बेचा है, इट मीन्स आरबीआई ने जो है वो बॉन्ड्स दिए हैं जनरल पब्लिक को। ओके, सो जनरल जो पब्लिक है वो इसके बदले में आरबीआई को क्या है, कैश पे करेगी। तो इसका मतलब क्या है, इकोनॉमी में जो एक्सेसिव कैश था, रुपीस थे, मनी सप्लाई था, वो किसके पास आ गया, आरबीआई के पास। और जनरल पब्लिक के पास क्या गया है, जो भी हमारी सिक्योरिटीज थी, बॉन्ड्स थे, जीरो कूपन बॉन्ड्स जो होते हैं वो हमारे जो है वो जनरल पब्लिक को इशू कर दिए गए हैं। ओके, सो
ये किस लिए किया जाता है? जब भी एक इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो है वो आरबीआई एक्सेसिव जो भी मनी सप्लाई होगा वो मार्केट से ड्रेन करेगी। सो इसलिए आरबीआई जो है वो इन्फ्लेशन को जो है वो कम करने के लिए सिक्योरिटीज़ को जो है वो बेचती है। ओके, by selling of the government securities, RBI withdraw money from circulation and thereby reducing the lending capacity of commercial banks. अब जब कैश आरबीआई के पास आ गया है और उसने इसके बदले में सिक्योरिटीज इशू कर दी है, तो कमर्शियल बैंक्स के पास जो है वो क्या होगी, उनकी जो लेंडिंग जो कैपेसिटी है, लोन देने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। ओके, इन दिस प्रोसेस द इकोनॉमी विल एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट मतलब जो फ्लो हो रहा है हमारे क्रेडिट का, मनी सप्लाई का, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा इकोनॉमी में। ओके, लीडिंग टू रिडक्शन इन कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड। तो जब मनी फ्लो कम हो गया इकोनॉमी में तो इसलिए क्या होगा, कंजप्शन जो है वो कम आ जाएगी, तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। And consequently the inflationary pressure in the economy will get eased out. तो इससे क्या होगा, जो भी inflationary pressure होता है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। Okay, let's move to question number 14. Read the following text carefully. Discuss briefly the relevant function of the central bank indicated. Recently, Reserve Bank of India conducted a statutory inspection for supervisory evaluation against a commercial bank. ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है वो एक स्टैट्यूटरी लीगल जो इंस्पेक्शन है वो कंडक्ट किया, सुपरवाइजरी इवैल्यूएशन किया एक कमर्शियल बैंक का। द कमर्शियल बैंक वाज इम्पोज्ड विद स्ट्रिगनेंट पेनल्टीज ओनिंग टू डेफिशिएंसीज इन रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। ओके, तो इस जो इंस्पेक्शन हुआ इसमें ये देखा गया कि जो कमर्शियल बैंक है उसमें जो है वो कुछ रेगुलेटरी जो है वो कंप्लायंसेस देखी गई, तो इसके लिए आरबीआई ने जो है वो उस पर कुछ पेनल्टीज जो है वो चार्ज की। सेंट्रल बैंक द इंस्पेक्शन रिवेल्ड नॉन कंप्लायंसेस डिफरेंट डायरेक्शंस इशूड बाय आरबीआई। ओके, तो इंस्पेक्शन में जो है वो ये उसका आउटकम निकला कि जो कमर्शियल बैंक है उसने जो है वो आरबीआई के जो भी इंस्ट्रक्शंस थे उसको फॉलो नहीं किया गया, या डायरेक्शन जो है वो इशू की थी आरबीआई को उसको फॉलो नहीं किया है। ऑन द फॉलोइंग फ्रंट, एटीएम कार्ड फ्रॉड थे, इंश्योरिंग इंटीग्रिटी एंड क्वालिटी ऑफ डेटा, लोन्स टू स्मॉल बोरोअर्स। ओके, so the answer will be the given text indicates the supervisory function. आरबीआई के जो है वो अलग अलग फंक्शंस आरबीआई परफॉर्म करती है, सेंट्रल बैंक जो है वो हमारा, तो यहाँ पे वो सुपरवाइजरी फंक्शन परफॉर्म करती है ऑफ द सेंट्रल बैंक, अंडर विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट्स एंड सुपरवाइजर्स रूटीन फंक्शनिंग ऑफ द कमर्शियल बैंक। जो सुपरवाइजरी फंक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसे फंक्शन जो सिर्फ कमर्शियल बैंक्स को सुपरवाइज करने के लिए, कि देखने के लिए कि वो सही से डेली रूटीन का काम जो है वो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, कोई डेविएशंस तो नहीं है, तो वो रूटीन फंक्शनिंग को चेक करने के लिए जो है वो सुपरवाइजरी फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। अंडर दिस फंक्शन द आरबीआई में एक्सरसाइज पीरियोडिक इंस्पेक्शन। पीरियोडिक इंस्पेक्शन का मतलब क्या है कि एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन या फिक्स पीरियड जो है उस टाइम पे जो है वो आरबीआई पीरियोडिक इंस्पेक्शंस जो है वो कर सकते हैं। ऑडिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स, फाइलिंग ऑफ रिपोर्ट्स बाय कमर्शियल बैंक्स एंड अदर स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस। ओके, सेंट्रल बैंक में टेक अ नेसेसरी करेक्टिव एंड प्यूनिटिव एक्शन। तो सेंट्रल बैंक को अगर लगता है कि कमर्शियल बैंक्स जो है वो उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते हैं या फिर कुछ डेविएशंस है, तो सेंट्रल बैंक जो है वो करेक्टिव एक्शन या फिर प्यूनिटिव पनिशमेंट के तौर पे भी कोई एक्शंस जो है वो ले सकती है कमर्शियल बैंक्स के अगेंस्ट। Okay, question number 15. Define gross domestic product deflator and discuss its importance. And B part है state and discuss any two precautions to be considered while estimating national income by expenditure method. Okay. So पहले ऑप्शन में जो है वो हमसे पूछा गया कि आप जीडीपी को जो है वो डिफाइन कीजिए और उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो उसको बताइए। दूसरा बी पार्ट जो है वो क्या बोल रहा है कि हमारे जो नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड से जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो उस टाइम पे हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जो प्रिकॉशंस हमें यूज़ करने हैं उनको डिस्क्राइब कीजिए। आंसर विल बी जीडीपी डिफ्लेटर इज द रेशियो ऑफ नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। ओके, सो बेसिकली नॉमिनल और रियल जीडीपी जो है वो क्या होता है, जब भी हम जीडीपी करंट प्राइस पे जब हम जीडीपी को कंपेयर करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी होता है, और जब हम कांस्टेंट प्राइस पे जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारा रियल जीडीपी होता है, और कांस्टेंट प्राइस होता है 2011-12। ओके, इट इज अ टूल विच इज यूज्ड टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशंस इन द इकोनॉमी।
तो जीडीपी डिफ्लेटर, और जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो उसका दूसरा नाम होता है प्राइस इंडेक्स। तो प्राइस इंडेक्स जो है वो बेसिकली किस लिए यूज किया जाता है, ताकि जो भी हमारा प्राइस में फ्लक्चुएशंस हो रही है हमारी इकोनॉमी में, हमारी कंट्री में, उसके इफेक्ट को जो है वो हम कम कर सकें या फिर उसके इफेक्ट को जो है वो हम एलिमिनेट कर सके। ओके, एंड टू डिटरमाइन द रियल चेंज इन फिजिकल आउटपुट। रियल चेंज इन फिजिकल आउटपुट का मतलब क्या है कि जो भी हमारे गुड्स और सर्विसेज जो हमने प्रोड्यूस किया एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में, उसमें कितना चेंज आया है, वेदर दे इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। ओके, जीडीपी डिफ्लेटर हेल्प्स इन कंपैरिजन ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी। तो जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो हमारे लिए हेल्पफुल होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो ग्रोथ रेट है इकोनॉमी में वो क्या चल रहा है, वेदर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम रियल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो इसमें क्या होता है कि 2011-12 से जो डेटा था या उस टाइम पे जो ग्रोथ रेट थी उससे हम आज की ग्रोथ रेट 22-23 की ग्रोथ रेट से जो है वो कंपेयर करेंगे। तो इतने सालों में हमारी कंट्री की ग्रोथ रेट वेदर इट इंक्रीज और डिक्रीज, तो इससे हमें ये पता चलेगा कि हम आज कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। ओके, सो बी पार्ट, एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द फाइनल कंजप्शन। ओके, तो जब भी हम एक्सपेंडिचर मेथड से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि कभी भी सेकेंड हैंड गुड्स जो है वो इंक्लूड नहीं होते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते टाइम। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सेकंड हैंड गुड्स जब वो पहली बार यूज़ किए थे या पहली बार जब उनका प्रोडक्शन हुआ है वो ऑलरेडी हमने नेशनल इनकम में इंक्लूड कर लिया होगा। अगर हम फिर से अगर सेकंड हैंड गुड्स को इंक्लूड करते हैं तो इसका मतलब क्या है, वो एक सिंगल प्रोडक्ट दो बार जो है वो इंक्लूड हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए सेकंड हैंड गुड्स जो है वो कभी भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। बट अगर सेकंड हैंड गुड्स पे कोई कमीशन मिलता है, कोई ब्रोकर है उसको कमीशन मिला है, वो हम नेशनल इनकम में जो है वो इंक्लूड करेंगे। ओके, सेकंड, expenditure on intermediate goods are not to be taken into account to avoid the problem of double counting of value of goods and services. Okay, अगर कोई इंटरमीडिएट गुड्स है तो वो भी उसकी वैल्यू भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो किस लिए यूज होते हैं, प्रोडक्शन जो है वो प्रोसेस में यूज होते हैं ताकि हम फाइनल गुड जो है प्रोडक्ट जो है वो बना सके। तो फाइनल प्रोडक्ट में उसकी इंटरमीडिएट गुड की ऑलरेडी उसकी वैल्यू जो है वो इंक्लूड हो चुकी होगी, तो अगर हम उसे दोबारा इंक्लूड करेंगे तो वो डबल काउंटिंग होगी गुड्स एंड सर्विसेज की। ठीक है, इसलिए कभी भी जो है वो हमारा इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू इंक्लूड नहीं करते हैं। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 16. A, compare the trends depicted in the figure given below. Okay, यहाँ पे जो है वो हमें दो फिगर्स दी हुई है, तो इन्हें देख के जो है वो हमें ये देखना है कि डेटा जो है, ट्रेंड जो है वो क्या चल रहा है। ओके, सो फिगर 1 में हमें ट्रेंड्स दे रखे हैं फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट के। फिगर 2 में भी फिस्कल डेफिसिट जो है वो दे रखा है एज अ परसेंटेज ऑफ बजट एस्टिमेटेड। जो बजट एस्टिमेट हुआ है उसके अकॉर्डिंग फिस्कल डेफिसिट है, और यहाँ पे जो है वो फिस्कल और प्राइमरी डेफिसिट जो है वो हमें दिया हुआ है। और बी जो है वो इसमें क्या पूछ रहा है, इलेबोरेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द गवर्नमेंट budget. So the answer will be, considering the data represented in the given diagram, trend of year on year deficit. Okay, तो यहाँ पे जो है वो हम फिगर में ये चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट है, यहाँ पे प्राइमरी डेफिसिट है। तो यहाँ पे जो है वो अलग अलग हमें जो है वो इसका 2019 का डेटा है। ओके, ये जो है वो 20 का डेटा है और ये जो है वो 21 का डेटा है। इसका मतलब इन्फ्लेशन जो है वो 2019 में 8.1 था, 2020 में जो है वो 10.8 था और 2021 में 7.0 था। वी आर टॉकिंग अबाउट फिस्कल डेफिसिट। ओके, प्राइमरी डेफिसिट जो है वो 2019 में 4.7 था, 2020 में 6.9 एंड 21 जो है वो 2.4। सो डेटा जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग द फिस्कल डेफिसिट जो है वो इंक्रीज हुआ है। ओके, 10.8 लाख से 8.1 लाख। 2019 में जो था वो 8.1 था, जो कि इंक्रीज होके जो है वो 2020 में जो है वो 10.8 लाख हो गया है। सेकंड, प्राइमरी डेफिसिट जो है वो भी इंक्रीज हुआ है। ओके, जो 2019 में जो है वो 4.7 था, बट 2020 में इंक्रीज होके जो है वो ये 6.99 लाख जो है वो हो गया है। एंड 2021 में जो है वो ये क्या हुआ है, इट गोन डाउन टू 2.4 लाख। ओके, एंड थर्ड, फिस्कल डेफिसिट जो है वो भी क्या हुआ है, 2020 और 19 का अगर हम देखें तो इंक्रीज हुआ है। ओके, बट 21 में जो है वो इट इज 46.2% ऑफ बजट एक्सपेंडिचर। बजट में जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है उसका जो है वो 46.2% है। सो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको फिगर्स को देखते हुए जो है वो आंसर जो है वो आपको करना है कि कितना चेंज हुआ है अलग अलग ईयर्स के।
B part, government seeks to allocate resources with a view to balance the goal of all sections of society. Okay, तो हमारा जो B part था क्वेश्चन का, that was elaborate the objective of allocation of resources in the government budget. गवर्नमेंट बजट जो बनता है तो उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो उसमें एक ऑब्जेक्टिव होता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो हमसे पूछा जा रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को, इसको जो है वो इलेबोरेट कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। तो ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या होता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का। सबसे पहला जो है वो क्या होता है कि गवर्नमेंट का मेन जो है वो काम क्या होता है, सोशल वेलफेयर, की हर सोसाइटी का हर एक सेक्टर जो है वो एक साथ ग्रो करे। तो इसीलिए रिसोर्सेज को जो है वो रीएलोकेट किया जाता है। अब रीएलोकेशन के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, या तो अपना एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ाए या फिर घटाए, या फिर जो हमारा वेल्दी सेक्टर है या फिर ऐसे प्रोडक्ट जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है उन पे हाई टैक्स रेट जो है वो चार्ज करे। सो द आंसर विल बी गवर्नमेंट सीक्स टू एलोकेट रिसोर्सेज विद अ व्यू टू बैलेंस द गोल्स ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। जो भी हमारे जितने भी सेक्शन है, वेदर इट्स पुअर रिचर, हर एक सेक्शन को ध्यान में रखते हुए जो है वो रिसोर्सेज को एलोकेट करना। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। इंजूरियस टू हेल्थ मतलब जो कोई एल्कोहल के प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, उनको जो है वो डिस्करेज करना। डिस्करेज कैसे करेगी, गवर्नमेंट उस पर हाई टैक्स रेट जो है वो चार्ज करे। हाई टैक्स रेट चार्ज करने से क्या होगा, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो हाई प्राइस पे जो है वो बिकेगा। ओके, सो प्रोडक्शन ऑफ गुड सोशल बेनिफिशियल नेचर में बी एनकरेज थ्रू सब्सिडीज। ऐसे प्रोडक्ट जो सोशल बेनिफिशियल हो, सोसाइटी के लिए जो है वो बेटर हो, फॉर एग्जांपल खादी प्रोडक्ट्स, तो उनमें गवर्नमेंट क्या ले, सब्सिडीज ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रोवाइड करे ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा वो प्रोडक्ट्स जो है वो यूज करें और प्रोड्यूस करें। If the private sector does not take initiative in certain activities, public goods, the government may directly control them like water supply, sanitation, etc. ऐसे प्रोडक्ट जहाँ पे प्राइवेट जो सेक्टर है वो इनिशिएटिव नहीं ले, उसको गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली अपने कंट्रोल में ले। फॉर एग्जांपल बेसिक नेसेसिटी है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर सप्लाई है, तो इसे गवर्नमेंट जो है वो खुद अपने अंडर ले कंट्रोल करे। उससे क्या होगा, रिसोर्सेज जो है वो एलोकेट होगा। एक पर्टिकुलर सेक्टर या एक पर्टिकुलर जो है वो लोगों को फायदा नहीं होगा, ओवरऑल हर एक सेक्टर को जो है वो उससे बेनिफिट होगा। सो आई होप इट्स क्लियर। लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 17। डिफाइन मनी मल्टीप्लायर एंड बी क्रेडिट क्रिएशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू द रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट यूजिंग अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। ओके, तो फर्स्ट में हमें क्या करना है, मनी मल्टीप्लायर जो है वो उसको एक्सप्लेन करना है, और सेकंड जो है वो हमें ये बताना है कि जो क्रेडिट क्रिएशन है वो इनवर्सली रिलेटेड होता है रिजर्व डिपॉजिट रेशियो पे। रिजर्व डिपॉजिट रेशियो जो हमारा CRR और SLR होता है, जो लीगल डिपॉजिटरी रेशियो होती है, इस स्टेटमेंट को जो है वो जस्टिफाई करना है एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल के साथ। सो आंसर देखते हैं क्या होगा। तो जो मनी मल्टीप्लायर होता है वो एक ऐसी प्रोसेस होती है बाय विच द कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट बेस्ड अपॉन द रिजर्व रेशियो एंड इनिशियल डिपॉजिट्स। ओके, जो हमारा मनी मल्टीप्लायर है उसका मतलब क्या होता है, जब कमर्शियल बैंक्स क्रेडिट को क्रिएट करते हैं। क्रेडिट को क्रिएट कैसे किया जाता है, जो भी हमारे इनिशियल डिपॉजिट्स होते हैं कमर्शियल बैंक्स के पास, इसमें हम दो अजम्पशंस लेते हैं कि हमारी सोसाइटी में हर एक ट्रांजैक्शन जो है वो बैंक के थ्रू ही होगी, और दूसरा पूरी सोसाइटी में एक ही कमर्शियल बैंक है। तो ये अजम्पशंस होती है। तो इसका अजम्पशंस में क्या होता है कि जो भी हमारे पास कैश आएगा, जो भी मनी आएगी वो बैंक के पास आएगी। सपोज एग्जाम्पल, ए ने जो है वो बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाए, ठीक है, तो ये 1000 रुपीज जो है वो डिपॉजिट करवाए। तो अब बी जो बैंक जो है वो अगर इसको फर्दर लोन देता है तो इनिशियल डिपॉजिट में से एज पर RBI कुछ परसेंटेज उसको जो है वो अपने पास रखना पड़ेगा, और कुछ परसेंटेज जो है वो उसका जो RBI है उसके पास डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं, CRR और SLR, कैश रिजर्व रेशो, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। तो डिपॉजिट का फॉर एग्जांपल 2000 जो है वो RBI इसको कमर्शियल बैंक को जो है वो अपने पास रखना पड़ेगा, ठीक है, एज लीगल रिजर्व रेशो। तो आगे फर्दर जो है वो 8000 का जो है वो लोन दे सकता है। तो इन्हीं इनिशियल डिपॉजिट से जो है वो अगर CRR जो है वो रखते रखते जो है वो हमारे जो टोटल डिपॉजिट्स होंगे वो क्या होंगे, मल्टीपल्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उसे हम क्या बोलते हैं, मनी मल्टीप्लायर या फिर क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस जो कमर्शियल बैंक्स परफॉर्म करते हैं। ओके, बी reserve deposit ratio is the minimum reserve which a commercial bank must maintain as per the instructions of central bank.
तो रिजर्व डिपॉजिट रेशो जो है वो क्या होती है, लीगल रिजर्व रेशो जिसे हम बोलते हैं, ये मिनिमम रिजर्व्स होते हैं जो कमर्शियल बैंक को जो है वो मेंटेन करके रखने पड़ते हैं एज पर जो सेंट्रल बैंक है हमारा आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके इंस्ट्रक्शंस पे। उन जो रिजर्व होते हैं उसमें से कमर्शियल बैंक जो है वो फर्दर आगे क्रेडिट जो है वो नहीं दे सकता है। सो क्रेडिट क्रिएशन जो है उसका एक फॉर्मूला होता है 1/रिजर्व रेशो। फॉर एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर हमारे पास जो है वो रिजर्व रेशो है 0.2, ओके, एंड इनिशियल डिपॉजिट जो है वो है 1000 करोड़। ए ने बैंक को जो है वो 1000 करोड़ दिए, डिपॉजिट करवाए, और उस पे जो हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई है उसने बोल दिया कि आप उस डिपॉजिट का 0.2% जो है वो रिजर्व करके रखोगे, आप फर्दर जो है वो क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस में यूज नहीं कर सकते हो। सो हमारा फॉर्मूला था 1/रिजर्व रेशो इंटू इनिशियल डिपॉजिट, जो हमारे इनिशियल डिपॉजिट बैंक के पास आए हैं वो। सो 1/0.2 into 1000, so the answer will be 5000 crore. Okay, so I hope it's clear. Now suppose reserve ratio is increased to 0.5. अब पहले जो रिजर्व रेशो थी वो थी 0.2 और उससे जो है वो हमारा आंसर था 5000। अब अगर उस रिजर्व रेशो को 0.2 से जो है वो इंक्रीज करके 0.5 कर दें तो हमारा जो है वो आंसर क्या होगा, 2000 करोड़। तो टोटल क्रेडिट कितना क्रिएट हुआ है हमारा, 2000 करोड़। और जब हमारी रिजर्व रेशो कम थी, 0.2 थी, तो उस टाइम पे क्रेडिट कितना जो क्रिएट हुआ था वो हुआ था 5000 करोड़। Thus, on the basis of above illustration, we can say that there exists an inverse relation between reserve and credit creation. तो इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि जैसे जैसे जो हमारा जो ये क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस है वो अगर रिजर्व्स इंक्रीज करती है आरबीआई, तो उससे क्या होगा, क्रेडिट क्रिएशन जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर हमारे रिजर्व्स जो हैं वो कम होते हैं तो क्रेडिट क्रिएशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इनके बीच में, इस एग्जाम्पल से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो है वो इनवर्स रिलेशन एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। इंडियाज जीडीपी contracted 23.9% in the April-June quarter of 2021 as compared to same period of 1920, suggesting that the lockdown has hit the economy hard. State and discuss any two fiscal measures that may be taken by the government of India to correct the situation indicated in the above news report. Okay, इंडिया की जीडीपी जो है वो क्या हो गई है, कम हो गई है एज कम्पेयर टू 2021 में जितनी है अभी, और उसी क्वार्टर में जो 2019 और 20 में थी उससे जो है वो क्या हो गई है, कंट्रैक्शन हुआ है जीडीपी में। तो इसके लिए जो है वो कौन से दो ऐसे फिस्कल मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट ऑप्ट कर सकती है इस सिचुएशन से जो है वो बाहर आने के लिए। सो द आंसर विल बी, द सिचुएशन सजेस्ट दैट एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। ओके, जीडीपी अगर कॉन्ट्रैक्ट हुई है इसका मतलब क्या है, जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है एडी जो है वो क्या होती है, एएस से कम है। मतलब सप्लाई जो है वो ज्यादा हो रही है गुड्स की, बट डिमांड जो है वो क्या है, कम है। तो हमारे पास दो ऐसे कौन से फिस्कल मेजर्स है जो हम इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेजर विल बी, पहला डिक्रीज इन टैक्सेस। ओके, अगर गवर्नमेंट टैक्सेस को डिक्रीज करती है तो उससे क्या होगा, जो हमारे इंडिविजुअल असेसी है या फिर जो हमारे जो कस्टमर्स है, कंज्यूमर है, कंट्री के जो लोग हैं, उनकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होने का मतलब क्या है, अब वो ज्यादा डिमांड करेंगे तो हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या होगी, एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल आ जाएगी। टू कर्ब द सिचुएशन द गवर्नमेंट में डिक्रीज द टैक्सेस, दिस मे इंक्रीज द परचेजिंग पावर ऑफ in the hands of the general public. This may increase the aggregate demand in the economy to bring it equal to aggregate supply. तो टैक्सेस कम करने से क्या होगा, जो परचेजिंग पावर है इंडिविजुअल की वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इंडिविजुअल की परचेजिंग पावर इंक्रीज होने से क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और वो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो दोनों इक्वल आ जाएंगे। सेकंड मेजर, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज हो सकता है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट अपनी सब्सिडीज जो है वो बढ़ा दे या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो बढ़ा दे, तो द गवर्नमेंट में ऑल्सो इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर। दिस में इंक्रीज द परचेजिंग पावर एंड इन द हैंड्स ऑफ जनरल पब्लिक, विच इन टर्न में इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी टू ब्रिंग इट्स इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ओके, गवर्नमेंट अगर अपनी सब्सिडीज बढ़ाती है, इसका मतलब क्या है कि जनरल जो हमारे लोग हैं, जनरल पब्लिक है, उनको सेम प्रोडक्ट जो है वो कम प्राइस पे मिलेगा। कम प्राइस पे मिलेगा तो उनकी डिमांड जो है वो ज़्यादा होगी, तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल आ जाएगी। ओके, लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 19।
आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो अभी जो 19th क्वेश्चन है वो हमारा है इंडियन इको से। सो इनमें से हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं और हमें ये बताना है कि इन सब में सबसे ज्यादा एडवर्स इम्पैक्ट जो है वो ब्रिटिश रूल का कौन सा था इंडिया पर। तो सबसे पहला ऑप्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क्स इन इंडिया। ऑप्शन बी, चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। सी, इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन इंडिया। एंड डी, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया। ओके, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एडवर्स इम्पैक्ट जो है वो क्या था। तो कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस करना, तो उसका तो एडवर्स इम्पैक्ट नहीं हो सकता है। सेकंड, चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड जो है वो क्या होता है कि हमारी कंट्री का दूसरी कंट्री में जो भी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है। सो हम ब्रिटिश जो थे उन्होंने क्या किया था कि इंडिया का ट्रेड सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश तक ही जो है वो सीमित था। ब्रिटिशर्स जो थे उन्हीं को हम जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते थे प्रोडक्ट्स, दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने पे जो है वो हम पे रोक लगा दी गई थी इंडिया पे। सो ये जो ऑप्शन बी है, दिस विल बी द करेक्ट आंसर कि हमारा जो फॉरेन ट्रेड था इंडिया का उसका कॉम्पोजिशन जो है वो चेंज कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। एंड ऑप्शन सी जो है वो क्या है, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, तो ये तो हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल होता है। एंड डी जो है वो रेलवे जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो भी इंडिया के लिए जो है वो बेनिफिशियल है। तो ये एडवर्स इम्पैक्ट नहीं है, एडवर्स इम्पैक्ट था हमारे फॉरेन ट्रेड पे। क्वेश्चन नंबर 20, डैश कमिटी वॉज सेटअप फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ऐसी कौन सी इंडस्ट्री थी जो सेटअप की गई थी हमारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनकी डेवलपमेंट के लिए। सो द आंसर विल बी कार्वे कमेटी। ये कमेटी जो है वो 1995 में एस्टैब्लिश की गई थी और इसे इसीलिए एस्टैब्लिश किया गया था ताकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, एमएसएमईज है, उनकी डेवलपमेंट जो है वो हो सके। सो द आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 21, dash and dash are the reasons for the slowdown of Pakistan economy since independence. Okay, as we all know कि इंडिया, पाकिस्तान और चाइना जो है उनकी जो इंडिपेंडेंस की जो कहानी है वो लगभग सेम स्टार्ट हुई थी। ओके, वी स्टार्टेड अवर डेवलपमेंट प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम। सो ऐसे कौन से दो रीजन थे जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है इंडिपेंडेंस के बाद भी जो है वो स्लो है अभी भी। सो पहला, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। Second, over dependence on remittances from foreign. Third, stable performance of agriculture sector. And fourth, growth of service sector alternatives. Okay, so stable performance of agriculture sector जो है वो तो slow down का जो है वो reason हो ही नहीं सकती है। Fourth, growth of service sector. Okay, तो सर्विस सेक्टर अगर ग्रो हो रही है तो भी क्या है, वो भी एक पॉजिटिव रीजन है, तो ये भी जो है वो स्लो डाउन ग्रोथ का जो है वो रीजन नहीं हो सकता है। सो द आंसर विल बी ए एंड बी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड ओवर डिपेंडेंस ऑन रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड। आई होप इट्स क्लियर। लेट्स मूव। क्वेश्चन नंबर 22, identify which of the following is a source of non-institutional credit in the rural areas of India. So question जो है वो क्या है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सोर्स है जो नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है रूरल एरियाज में। नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूट से जो है वो हमें क्रेडिट नहीं मिल रहा है। तो नबार्ड इज अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, तो ये जो है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल नहीं हो सकता। रीजनल रूरल बैंक आरआरबीज जो है वो नहीं हो सकता। कमर्शियल बैंक्स नहीं हो सकते। द करेक्ट आंसर विल बी मनी लेंडर, जो आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है उससे जब आप लोन लेते हो रूरल एरियाज में, तो वो आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 23, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। स्टेटमेंट 1, ऑन द जॉब ट्रेनिंग हेल्प to bridge a gap between theoretical concept and practical experiences. Statement 2, on the job training update the employees with the latest changes in their work field. In the light of the given statement choose the correct alternatives. तो हमें दो स्टेटमेंट दी हुई है, तो हमें उन्हीं दो स्टेटमेंट को बताना है कि कौन सा जो है वो करेक्ट है या दोनों करेक्ट है या दोनों इनकरेक्ट है। तो पहला कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो है वो आप हेल्प करती है एम्प्लॉयज़ की कि वो एक ब्रिज गैप करने की जो है वो हेल्प करती है। जो भी हमारा थियोरटिकल कंसेप्ट है और जो हमारे उनकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है या प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस होती है उसकी। सो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, ऐसी ट्रेनिंग जो काम करते करते हुए जो है वो आपको ट्रेनिंग दी जाती है। ओके, सो ये जो है वो एक्चुअल जो प्रैक्टिकल कंसेप्ट, थियोरटिकल कंसेप्ट है उनको प्रैक्टिकली जो है वो इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सेकेंड जो है वो क्या है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो है वो क्या है, एम्प्लॉयज़ को अपडेट कर देती है कि अगर उनके वर्क फील्ड में कोई चेंज आया, लेटेस्ट चेंज आया, तो उनको हाथों हाथ जो है वो अपडेट मिल जाती है। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है
क्योंकि ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब है कि आप काम करते करते जो है वो सीख रहे हो, ठीक है। तो आंसर विल बी सी, बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 24, डैश इज नॉट अ कोज फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ओके, तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का एक कोज नहीं है। सो ए ऑप्शन वेस्ट मैनेजमेंट, बी डिफोरेस्टेशन, सी ग्लोबल वार्मिंग एंड डी गार्डनिंग ग्रीन कवर। सो ऐसा कौन सा इसमें से ऑप्शन है जो एक कोज नहीं है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए? सो वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो है, डिफोरेस्टेशन भी है, ग्लोबल वार्मिंग भी है। सो आंसर विल बी डी गार्डनिंग ग्रीन कवर्स। क्वेश्चन नंबर 25, डैश अडॉप्टेड वन चाइल्ड पॉलिसी एज अ मेजर टू कंट्रोल पॉपुलेशन। वन चाइल्ड पॉलिसी जो है वो चाइना ने ऑप्ट की थी। सो आंसर विल बी चाइना। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 26, read the following statement, assertion and reason, choose one of the correct alternatives given below. So A, unemployment and poverty are inseparable twins. जो अनएम्प्लॉयमेंट है और जो पॉवर्टी है वो अनसेपरेबल है, एंड रीजन जो है वो है अनएम्प्लॉयमेंट इज द रूट कोज ऑफ ऑल सोशो इकोनॉमिक इविल्स। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो सारे जितने भी हमारे सोशो इकोनॉमिक इविल्स है उसका रूट कोज है। सो बेसिकली द आंसर विल बी असर्शन जो है वो करेक्ट है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट अगर है तो पॉवर्टी होगा। अनएम्प्लॉयमेंट है इसका मतलब आपके पास जो है वो जो लिविंग है वो आपके पास नहीं है, तो इससे आपका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो कम होगा, तो पॉवर्टी होगी। बट जो रीज़न है वो फॉल्स है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट के अलावा भी और बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं, बहुत सारे कोज होते हैं सोशो इकोनॉमिक इविल्स के। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, assertion and reason, choose one of the correct alternatives given below. तो A जो है वो है, the major policy initiatives that is land reforms and grain revolution helped India to become self-sufficient in food grains production. Okay, so as we all know कि इंडिया ने जो है वो मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव्स लिए थे दो। पहला लैंड रिफॉर्म्स जो है जिसमें लैंड सीलिंग आता है, और जो ग्रीन रिवोल्यूशन जो हमारा वीट और राइस के प्रोडक्शन को जो है वो बढ़ाने के लिए जो वो इनिशिएटिव लिया था इंडियन गवर्नमेंट ने, ताकि हम सेल्फ सफिशिएंट हो सके फूड ग्रेन प्रोडक्शन में। तो असर्शन जो है वो करेक्ट है। रीजन देखते हैं। रीजन जो है वो द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर डिड नॉट डिक्लाइन एज एक्सपेक्टेड। ओके, तो रीजन है कि जो जितने लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते थे उनका प्रोपोर्शन जो है वो कम नहीं हुआ था। सो इसमें असर्शन जो है वो सही है, रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की। ओके, सो द आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 28, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए दिया हुआ है हमें, एवरी ईयर गवर्नमेंट फिक्सेस अ टारगेट फॉर डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ओके, डिसइन्वेस्टमेंट जो है उसका मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर है, उसका जो शेयर है उसको जो है वो कम कर देती है गवर्नमेंट। ओके, एंड रीजन है डिसइन्वेस्टमेंट इज एन एक्सीलेंट टूल फॉर डिस्कार्डिंग द लॉस एंड एंकरिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो डिसइन्वेस्टमेंट इसलिए किया जाता है ताकि जो भी हमारी ऐसे पब्लिक अंडरटेकिंग्स है जो लॉस में जा रही है उनको जो है वो हम डिस्कार्ड कर दें या फिर उन पे जो है वो काम नहीं किया जाए। तो आंसर जो होगा वो ये होगा कि जो हमारा असर्शन है वो क्या है, करेक्ट है। गवर्नमेंट हर साल जो है वो एक टारगेट लेके चलती है कि जो भी हमारी लॉस मेकिंग जो इंडस्ट्री है, लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, उनमें शेयर्स जो है वो कम कर दिया जाए। ओके, सो द आंसर विल बी बी। बोथ assertion and reason are true, but reason is not correct explanation. reason जो है वो correct explanation क्यों नहीं है, क्योंकि disinvestment जो है वो एक अकेला ऐसा टूल नहीं है जिसके थ्रू जो है वो हम loss occurring जो हमारी PS जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है उनको जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू ही जो है वो हम उसको जो लॉस है उसकी भरपाई करें। और भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पे डिफेंड एंड रिफ्यूट की स्टेटमेंट है आपको। तो स्टेटमेंट है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल इंडिया। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या होता है। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि अगर हमें कोई वर्क प्लेस पे अगर 2 लोगों की रिक्वायरमेंट है, बट वहाँ पे मोर देन 2 जो पीपल है वो काम कर रहे हैं, बट आउटपुट जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है हमारा। देखने में हमें लगता है कि हम 5 लोग जो है वो एम्प्लॉयड हैं, बट आउटपुट उतना ही आएगा जितना 2 लोग अगर काम कर रहे हैं, और चाहे वो 5 लोग काम कर रहे हो, तो उसे जो है वो हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। सो स्टेटमेंट है हमारी, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया। सो द आंसर विल बी ट्रू।
क्योंकि जो रूरल एरियाज होते हैं वहाँ पे मोस्टली एग्रीकल्चर डिपेंडेंट होते हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन देखने को मिलती है. ओके, सो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज ज़ीरो. मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है उसका मतलब क्या होता है कि जो एडिशनल आउटपुट उस लेबर से जो है वो हमें इंक्रीज नहीं हो रहा है, या फिर आउटपुट जो है वो उसमें कोई भी उसका रोल नहीं होता है. In India, this situation is often witnessed as farming is more of a family affair in rural area and most of the members are generally engaged on the farms without any direct contribution to the production process. क्योंकि रूरल एरियाज में जो है वो मोस्टली लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड करते हैं और वहाँ पे पूरी की पूरी फैमिली जो है वो उसी फील्ड में काम करेगी, बट उसके कंट्रीब्यूशन से, उनके कंट्रीब्यूशन से कोई भी आउटपुट जो है वो इंक्रीज नहीं होता है. दिस प्रॉब्लम परसिस्ट इन रूरल इंडिया ड्यू टू लेसर अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब. एंड एज वी नो कि रूरल एरियाज में जो है वो जॉब जो है वो कम अवेलेबल होती है, उसकी वजह से जो है वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रूरल एरियाज में ज़्यादा एग्जिस्ट करता है. ओके, क्वेश्चन नंबर 30. Compare and analyze the following information related to import and export of 3 neighboring nation. 3 neighboring nation, यहाँ पे हम इंडिया, चाइना और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो हमें इनका जो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट है उसको कंपेयर करना है. सो हमें डेटा दे रखा है एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, इम्पोर्ट फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान एंड चाइना. ओके, सो ये टेबल जो है वो हमें क्या शो कर रहा है कि गिवन पीरियड एक ड्यूरेशन में जो इंडिया जो है वो पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर रही है, 2005 में जो है वो पाकिस्तान को 2341 है हमारा जो है वो ये एक्सपोर्ट, और चाइना को है 25,232, और वहीं पे इंपोर्ट जो हम कर रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान से जो है वो है 224 और जो चाइना से है वो है 31,892. तो हम पाकिस्तान को जो है वो एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और इम्पोर्ट जो है वो पाकिस्तान से कम कर रहे हैं. ऑन द अदर हैंड चाइना को हम एक्सपोर्ट जो है वो कम कर रहे हैं और इंपोर्ट जो है वो ज़्यादा कर रहे हैं. और एनुअल ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें तो एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो है 3.7 पाकिस्तान और जो चाइना है वो है 2.6. तो इसी डेटा को हमें जो है वो एक्सप्लेन करना है. सो द आंसर विल बी the above table shows that during the given period the export from India to Pakistan have increased to an annualized rate of 3.7%. तो इस डेटा को देखते हुए जो है वो हम ये बता सकते हैं कि गिवन टाइम पीरियड में जो हमारा एक्सपोर्ट है, जो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को, वो इंक्रीज हुआ है 3.7% से, वाइल द सेम विद चाइना शोज 2.6 ऑफ ग्रोथ. और जो चाइना को हम जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो 2.6 जो है वो ग्रोथ मतलब इंक्रीमेंट हम देख सकते हैं. On the other hand, India's import from China accounted for a massive 10.3%. बट जो हमारा इम्पोर्ट है इंडिया का चाइना से वो जो है वो 10.3% जो है वो हम चेंज देख सकते हैं. द कोरस्पॉन्डिंग फिगर विद पाकिस्तान विटनेस्ड एन एवरेज ऑफ 5.1 रिस्पेक्टिवली. ओके, द सिचुएशन इंडिकेट्स दैट इंडियन imports from China are too high. तो इस सिचुएशन से हम ये जो है वो कंक्लूड कर सकते हैं कि इंडिया जो है वो चाइना से इंपोर्ट बहुत ज़्यादा जो है वो कर रही है कंपैरिजन टू एक्सपोर्ट्स टू चाइना. एक्सपोर्ट जो है हम देख भी सकते हैं फिगर में कि जो हम इंडिया एक्सपोर्ट कर रही है वो सिर्फ 25,232 है, बट जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से वो 31,892 है. तो ये क्या शो करता है कि जो हमारे इंपोर्ट है चाइना से वो ज़्यादा है एक्सपोर्ट से. So this shows that Indian economy was over dependent on Chinese economy for goods and services. जब भी हम कोई कंट्री से इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो हम उस इकोनॉमी पे पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, गुड्स के लिए जो है वो डिपेंड हो जाते हैं ओवर द गिवन पीरियड ऑफ टाइम. whereas in case of Pakistan gap is quite narrow which may be due to various reason. बट पाकिस्तान से अगर हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को अगर कंपेयर करें तो उसमें इतना गैप नहीं है और उसके बहुत सारे जो है वो रीजन हो सकते हैं. तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 31. नेम एनी वन महारत्न कंपनी. कोई भी एक महारत्न कंपनी जो है वो उसको बताना है. सेकंड, लैंड सीलिंग प्रमोट्स इक्विटी, सपोर्ट द गिवन स्टेटमेंट विद वैलिड एक्सप्लेनेशन. बेसिकली लैंड सीलिंग जो है वो उसका मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो एक मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर देती है लैंड की कि एक जो हमारे पर्टिकुलर इंसान है उसके पास इतनी ही लैंड होगी. अगर उससे ज़्यादा उसके पास जो है वो लैंड होगी तो वो गवर्नमेंट अपने अंडर में लेकर जिसके पास भी एग्रीकल्चर लैंड नहीं है उसे लैंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. तो उसे हम क्या बोलते हैं, लैंड सीलिंग. तो हमें जो है वो ये स्टेटमेंट वैलिड एक्सप्लेनेशन देनी है कि जो लैंड सीलिंग होती है उससे इक्विटी जो है वो इक्विटी को प्रमोट करती है लैंड सीलिंग. सो द
द आंसर विल बी ए जो है वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो एक महारत्न है, और बी का आंसर लैंड सीलिंग मीन्स फिक्सिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड, मैक्सिमम साइज जो है वो हमने फिक्स कर दिया, विच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल बियॉन्ड विच इट वुड बी टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट। अगर एक मैक्सिमम साइज फिक्स कर दिया लैंड का, उसके बाद जो आपके पास अगर लैंड होगी तो वो गवर्नमेंट जो है वो अपने अंडर लेगी, और इट वुड बी अलॉटेड टू लैंडलेस एंड स्मॉल फार्मर्स। तो ऐसे फार्मर्स जो क्या है जिनके पास एग्रीकल्चर लैंड नहीं है और छोटे फार्मर्स हैं, उनको वो लैंड जो है वो अलॉट कर दी जाएगी। द पर्पज ऑफ लैंड सीलिंग वॉज टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप इन फ्यू हैंड्स एंड प्रमोट्स इक्विटी। तो लैंड सीलिंग का जो मेन रीजन था वो क्या था कि जो भी बड़े लैंड जो ऑनर्स हैं उनसे जो है वो ऑनरशिप लेके ऐसे लोगों को दी जाए जिनके पास जो है वो लैंडलेस हैं वो, या फिर जिनके पास लैंड नहीं है। तो इससे क्या होगा, इक्विटी जो है वो उसको प्रमोट करेगी गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 32, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स विद वैलिड आर्ग्यूमेंट्स। ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट आर वन एंड द सेम थिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो सेम थिंग नहीं होती है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है, फॉल्स है। स्टेटमेंट 2, इंडिया हैज अ पुअर स्टॉक ऑफ टेक्निकल मैन पावर। तो इंडिया जो है वो जो टेक्निकल मैन पावर है इंडिया के पास वो इफेक्टिव नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। और रीजन क्या है इनके, सो the answer will be the given statement is not true to perfection. These two may sound similar but are not exactly same. जो human capital है और human development है वो अलग अलग हैं। Human capital consider education and health as means to increase labor productivity. तो जो human capital है वहाँ पे हम ये main consider किया जाता है कि जो education है और health है वो बहुत important role play करते हैं। अगर आप एक labor की productivity को increase करना चाहते हो तो उसमें education और जो health है वो सबसे important factors होंगे। Human development is based on the idea that education and health are integral to human well-being. But अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो वहाँ पे जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो कंसीडर नहीं किया जाता, बस एक इंटीग्रल है कि हाँ ह्यूमन वेलबींग के लिए जो है वो एजुकेशन एंड हेल्थ जो है वो जरूरी होते हैं। बी, द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इंडिया हैज अ रिच स्टॉक ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल मैन पावर इन द वर्ल्ड। तो इंडिया जो है वो टेक्निकल या साइंटिफिक जो है वो उसमें बैकवर्ड नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ह्यूमन जो है वो रिसोर्स है। ऑल्सो इंडिया हैज टेकन अ नंबर ऑफ स्टेप्स टू इम्प्रूव इट क्वालिटेटिवली एंड इंश्योर दैट दे आर ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड। तो इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे स्टेप्स भी ले रही है कि हमारे जो टेक्निकल या फिर साइंटिफिक जो ह्यूमन रिसोर्स है उनको और ज़्यादा जो है वो हम डेवलप कर सकें और ऑप्टिमम उनका जो है वो यूटिलाइजेशन हो सके। क्वेश्चन नंबर 33, स्टेट गिविंग वैलिड रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट ए, सिंस इंडिपेंडेंस द बेनिफिट ऑफ द इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ in India have trickled down to the people at the bottom of population pyramid. Okay. इंडिपेंडेंस से जो भी हमारे बेनिफिट्स है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो हमारी इंक्रीज हो रही है उसके जो बेनिफिट्स हैं वो पॉपुलेशन पिरामिड जो है इसका मतलब है रिचर सेक्शन से लेके जो पुअर सेक्शन है हमारा उन सबको उसका बेनिफिट जो है वो मिला है पूरे पिरामिड में बॉटम तक। बी, Human capital formation gives birth to innovation, invention and technological improvements. Okay. जो हमारा human capital formation है उसकी वजह से जो है वो innovation, invention and technological improvements जो है वो होती है। And third statement, there exists an inverse correlation between infrastructural growth and national income. जो हमारी नेशनल इनकम है और इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ है उनके बीच में जो है वो क्या है, एक नेगेटिव कोरिलेशन होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, चलिए देखते हैं। स्टेटमेंट ए जो है वो हमारी क्या है, फॉल्स है, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद जो है वो अगर पॉपुलेशन पिरामिड की बात करें तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ के बेनिफिट्स हैं वो हम जो हमारी पुअर सेक्शन है वहां तक जो है वो नहीं लेके आ पाए हैं। As there has been different factors like massive rate of growth of population, unequal distribution of wealth, skewed benefit occurring from green revolution, due to which benefit of increase in the gross domestic product have not trickled down completely to the people at the bottom of population pyramid. बहुत सारे ऐसे रीजन है जिसकी वजह से हम इकोनॉमिक ग्रोथ के जो बेनिफिट्स हैं वो पॉपुलेशन पिरामिड में पुअर लोगों तक जो है वो इसका बेनिफिट जो है वो हम नहीं पहुंचा पाए हैं। उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं? एक तो रेट ऑफ ग्रोथ, जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा, ग्रोथ रेट उसका क्या है, बहुत ज़्यादा है, या फिर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ के, या फिर और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो क्या है, फॉल्स है। बी,
द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकंड जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। अगर हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है कि हम हमारे ह्यूमन बींग्स जो है, ह्यूमन रिसोर्स है, उनकी स्किल्स को जो है वो इम्प्रूव करते हैं। उनकी स्किल्स को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? उनकी एजुकेशन एंड हेल्थ ट्रेनिंग उसमें इन्वेस्ट करके। ओके, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नॉट ओनली इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्स बट ऑल्सो स्टिमुलेट्स इनोवेशन एंड क्रिएटिव एक्टिविटीज। तो अगर हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बहुत अच्छा है, मतलब अगर हम ह्यूमन में इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारा बहुत ह्यूज है और बहुत अच्छा है, तो उससे क्या होगा, हमारे ह्यूमंस की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और साथ में जो है वो इनोवेशन जो है वो भी हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी। एंड इट क्रिएट्स एबिलिटी टू अडॉप्ट एंड अडेप्ट टू द न्यू टेक्नोलॉजीज। तो इससे जो है वो इजीली हम न्यू टेक्नोलॉजीज जो है वो अडॉप्ट कर पाएंगे। थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। एज जनरली देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ एंड नेशनल इनकम। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ है और नेशनल इनकम है उसमें हमेशा पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज द सपोर्ट सिस्टम ऑफ एन इकोनॉमी which facilitates greater productivity activities, higher level of output income and improvement in quality of life in an economy। तो बेसिकली अगर एक इकोनॉमी में, एक कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ग्रो कर रहा है तो उसकी वजह से जो है वो नेशनल इनकम ग्रो ही करेगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ से क्या होगा, पॉजिटिव जो आपकी एक्टिविटीज है वो एक कंट्री में इंक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 34, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द सेम एंड कॉमन अंडरस्टैंडिंग। ओके, हमें जो है वो यहाँ पे एक जो है वो टेक्स्ट दिया हुआ है, उसको पढ़ के जो है वो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको हमें आंसर करना है। सो द ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया बिगन इन द मिड 1960s, marking a transition from traditional agriculture in India to highly yield varieties of seeds and the associated modern agriculture techniques. The need for introduction of green revolution in India arose due to a shortage of food grains in the post-independent period. The government in the post-independent India wanted to ensure self-dependence in terms of food grains production. Such efforts coincided with the development of high-yielding varieties of seeds of wheat developed by Dr. Norman Borlaug and his associates in Mexico. These seeds also necessitated changes in farming techniques such as the addition of fertilizers, pesticides and better irrigation facilities. High-yielding varieties of seeds were first introduced in India in the state of Punjab, Haryana, parts of western UP. Okay, so in the early period of Green Revolution in India, the focus was to assimilate the new system with the more resource-intensive agriculture methods. The argument for introducing the new crop varieties was to increase agricultural production in terms of higher crop yield. The seeds introduced during the early period of the Green Revolution in Punjab were not highly yielding by themselves. These high yield were possible due to the seeds being highly responsive to certain inputs such as irrigation, water and fertilizers. The Green Revolution in India was resource intensive process whereby those who could make significant capital investment could benefit, whereas those others become more marginalized in regional affected by practices of the Green Revolution in India. On the other hand, the result derived from the Green Revolution helped farmers to increase their yield and income, and on the other hand, it helped the government to produce and preserve more food grains through agencies like Food Corporation of India. So these food grain reserves were helpful in creation of buffer stock in India, which helped in the situation of advertising. So ये हमें जो है वो पैराग्राफ दिया है, उसी में से क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि why was green revolution implemented and how did it benefited the farmer. ग्रीन रिवोल्यूशन जो है वो क्यों इम्प्लीमेंट हुआ इंडिया में और उससे फार्मर्स को जो है वो क्या बेनिफिट्स हुए. क्वेश्चन बी, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद वैलिड एक्सप्लेनेशन. Green Revolution enabled the government to procure sufficient food grains to build its stock that could be used during time of shortage. तो ऐसा स्टॉक, सफिशिएंट स्टॉक जो गवर्नमेंट अपने पास स्टोर करके रखती है, जो आगे जाके जो है वो हम यूज कर सकें, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बफर स्टॉक. तो इस स्टेटमेंट को जो है वो हमें एक्सप्लेन करना है, जस्टिफाई करना है. सो the answer will be the Green Revolution was implemented in India to overcome the shortage of food grain availability in the पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड. जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो वहाँ पे उसके बाद जो है वो हमें फूड ग्रेन की शॉर्टेज थी, तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए जो है वो ग्रीन रिवोल्यूशन जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था. तो ग्रीन रिवोल्यूशन से जो है वो हमारी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हुई थी. ओके,
It helped in improving the income of the farmer by creating marketable surplus, increased employment and output. तो इससे क्या हुआ था, जो फार्मर्स हैं उनका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हुआ था, इनकम इंक्रीज हुई थी, मार्केट सरप्लस क्रिएट हुआ था. मार्केट सरप्लस जो है वो प्रोडक्शन होता है कि हमारे पास सफिशिएंट खुद के यूज करने के लिए सफिशिएंट प्रोडक्शन, उसके बाद जो बाकी हम मार्केट में जो है वो सेल कर सकें. तो उससे एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हुई थी, आउटपुट भी इंक्रीज हुआ था और फार्मर का जो प्रोडक्शन है, वो जो इनकम है वो भी क्या हुई थी, इंक्रीज हुई थी. बी, the given statement is appropriate as the green revolution helped government to procure and preserve more food grains. green revolution से जो है वो इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया था कि गवर्नमेंट के पास एक्सेस स्टॉक जो है वो बच गया था, जिसे हम बफर स्टॉक्स बोलते हैं. Through agencies like Food Corporation of India, increase in food grain production has been so substantial that India not only started maintaining buffer stock of food grain but also become a dominant player in food grain export market. जो हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन है उससे इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया था फूड ग्रेन का कि गवर्नमेंट खुद जो है वो हमारी कंट्री में सफिशिएंट था, प्लस हमारे पास बफर स्टॉक था और इतना फूड ग्रेन का एक्सेस प्रोडक्शन था कि हम उसे जो है वो एक्सपोर्ट भी कर सकते थे. Okay, that's all for today and all the very best for your exam. Thank you so much.